इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सपने होंगे साकार है क्योंकि अर्थव्यवस्था को मिल रही रफ्तार है। लगातार हम तमाम बातों का जिक्र यहां पर करेंगे, अर्थव्यवस्था का जिक्र करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है FY 24 में। खास बात यह है कि 7.3% की दर से इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है, यानी कि बढ़ सकती है। NSO ने जारी किया है GDP का पहला एडवांस एस्टिमेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के हिसाब से 0.3% से ज्यादा वित्त मंत्रालय ने GDP के 6.5% के पार रहने की उम्मीद जताई थी। वित्तीय वर्ष 2023 में GDP की वृद्धि दर 7.2% रही थी। जुलाई सितंबर में भारत की GDP ग्रोथ 7.6 रही। भारत की इकोनॉमी 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY में 7.3 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ने एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट जारी करते हुए दी है। NSO की ओर से जारी किया गया ग्रोथ का पहला एडवांस एस्टिमेट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के हाल ही में जारी किए गए संशोधित अनुमान से भी ज्यादा है। RBI ने पिछले महीने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया था। वित्तीय वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रही थी। 30 नवंबर को जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि दर 7.7% दर्ज की गई थी। क्षेत्रवार वृद्धि की अगर बात की जाए तो कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में संतुलित सुधार के संकेत हैं। खरीफ की पैदावार कम होने और रबी की धीमी बुआई को देखते हुए वित्तीय वर्ष 24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि लागत का दबाव कम होने और साथ ही सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड फर्मों की मजबूत मुनाफा वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। इस तरह निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 10.7% रहने का पूरा अनुमान है। हालांकि GDP में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र, उसकी वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में थोड़ा नरम पड़कर 7.7% रह सकती है। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.5% रही थी। सेवा क्षेत्र के जो मेन घटक हैं जैसे कि व्यापार, होटल्स, परिवहन और संचार क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में 6.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवा क्षेत्र साथ में 8.9% और लोक प्रशासन में 7.7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगर एक्सपेंडिचर्स यानी कि व्यय की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2024 में GDP वृद्धि को निवेश से सबसे ज्यादा दम मिलने वाला है, यानी कि बूस्ट मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में निजी खपत की वृद्धि 4.4%, जबकि सरकारी व्यय 4.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि सकल स्थिर पूंजी निर्माण वित्तीय वर्ष 2024 में 10.3% बढ़ सकता है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 2023 में 11.4% की दर से बढ़ा था। वैश्विक वृद्धि कमजोर बने रहने की वजह से वास्तविक GDP में निर्यात का योगदान 3% घट सकता है। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर UN की भी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? 2024 में तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 6.2% की रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2024 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2024 में भारत का विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है।
जोरदार घरेलू डिमांड के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शानदार ग्रोथ विकास दर के इस अनुमान को हासिल करने में मदद मिलने वाली है। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट यानी कि WESP की 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में तेजी से ग्रोथ के चलते दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 2024 में 5.2% की दर से ग्रोथ दिखाएगा। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, स्पष्ट कहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भारत का GDP रेट 6.2% रहने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि यूएन की ये रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से भारत आगामी दिनों में बेहतरीन विकास करने वाला है। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। शरद कोहली जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं आप। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शरद जी, यूएन की रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि भारत के हर सेक्टर में भारत ग्रोथ करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यूएन की रिपोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें मुझे तनिक भी संशय नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा इससे आगे जाके ये भी कहूंगा कि भारत का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शायद 2032 में बनेगी, मेरे अनुमान से ये लक्ष्य और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इस लक्ष्य को मुझे लग रहा है कि हम 2026-27 में ही प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य होगा $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो ही हम पार करेंगे, हम जापान और जर्मनी जो हमसे आगे अब जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम उनको ओवरटेक करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जैसे ही हम उनको ओवरटेक करेंगे, एक 4.2 है, एक 4.9 है, मैं जर्मनी और जापान की बात कर रहा हूँ, उनको पार करते ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ध्यान रखने वाली बात पूजा इसमें यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 17% योगदान रखती है। ना केवल हर छठा व्यक्ति दुनिया में भारतीय है इस 8 अरब की दुनिया की पॉपुलेशन में, बल्कि योगदान भी भारत का 17% के कम है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भारत की जनसंख्या तो बहुत होती थी वैश्विक जनसंख्या के मुकाबले, पर उसका आर्थिक योगदान बहुत कम होता था। अब जनसंख्या और शरद जी, दो एक्सपेक्ट मैं आपसे समझना चाहूंगी। सर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें भारत के कर्ज का प्रतिशत डिस्क्लोज किया गया कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा कर्ज ले रहा है मौजूदा समय में। क्या ये हमारे लिए कुछ शोध का विषय है, सोचनीय विषय है? इस पर भी फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए क्या? जी हाँ, मैं इसको और पूजा जो आपने बात कही, मैं इसको थोड़ा और खोल के बता देता हूँ। 2014 में जब मौजूदा सरकार आई, उस समय भारत के ऊपर कर्ज करीब 55 लाख करोड़ था। बिल्कुल। आज जब हम बात करते हैं तो 155 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब तर्क ये दिया जाता है कि भाई इतने भारी कर्ज में देश को दबा दिया, पर हकीकत ये है कि हम जब भी कर्ज को देखते हैं पूजा, तो अर्थशास्त्र में हम डेट टू जीडीपी रेशियो होता है। डेट टू जीडीपी रेशियो का मैं न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों के लिए आसान करके बताऊं तो उसका अर्थ यह है कि आपका कुल जीडीपी कितना है, उसके मुकाबले में आपने कितना उधार लिया हुआ है। इसको ऐसे नापा जाता है जिसको हम रिलेटिव कहते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका है उसको देखें तो उनके जीडीपी से भी ज्यादा उनका कर्ज है। तो मैं समझता हूं अगर कर्ज देश के विकास के लिए लिया गया है, अगर कर्ज लेके एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटीज, नल से जल, घर में बिजली पहुंचाना, टॉयलेट बनाना, अगर इन योजनाओं के लिए और विकास के लिए कर्ज का प्रयोग किया गया है पूजा, तो मैं एक बहुत अहम बात बताता हूं कि हर 1 रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, पूजा ध्यान दीजिएगा, हर 1 रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है उसका 10 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वो लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करता है, उससे देश के टैक्सेस आते हैं, उस एरिया का आसपास में विकास शुरू हो जाता है, उस एरिया के आसपास की अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप नोएडा में बैठे हैं इस टाइम, नोएडा से एक एक्सप्रेस वे जाता है यहाँ से आगरा,
आप देखिए कि जो वो एक्सप्रेसवे बना है उसके इर्द गिर्द कितना रियल एस्टेट आ गया है, हजारों करोड़ रुपए का रियल एस्टेट, उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली है, परिवार वहां बस रहे हैं, मार्केट्स बन रही है, मॉल्स बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं अगर कर्ज का प्रयोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में किया जा रहा है, एनआईपी को हम कहते हैं, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा, आपको हमारे दर्शकों को पता होगा 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारत सरकार कमिटेड है ये खर्च करने के लिए, बहुत सारा इसमें से हो भी चुका है। तो अगर भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हो रहा है तो मैं समझता हूं भारत इसमें विकास कर रहा है। ऐसे कर्ज का कोई हर्ज नहीं है। अगर कर्ज का प्रयोग गलत तरीके से हो, अगर कर्ज का प्रयोग भ्रष्टाचार में हो, अगर कर्ज का प्रयोग लीकेज हो रही है, यानी कि आप राजीव गांधी की बात को थोड़ा सा दोहरा रहे हैं, उसको चेंज करके बोल रहे हैं कि अगर 1 रुपए दिया जा रहा है और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है या उसकी ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं उसका हर्ज है, लेकिन कर्ज अगर लिया जा रहा है उसका यूज सही दिशा में हो रहा है तो वो ठीक है। सर, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी। बीते दिनों देखिए जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर का इनिशिएटिव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसकी आहट सुनाई देने लगी, यूक्रेन हो गया और भी तमाम देशों में जिस तरीके की हलचल नजर आई, उस हलचल का फायदा भारत को पहुंचा है क्योंकि चाइना से विश्वास लोगों का हटा, निवेश कम हुआ और इंडिया के अंदर निवेश के लिए लोगों ने ज्यादा विश्वास जताया। क्या इसका भी फायदा, इसका भी आकलन किया गया जब ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई और जब हम ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो? जी हाँ, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, आपको याद होगा ये एक नारा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था, आपदा में कोविड आया था जी। और कोविड के बाद ही चाइना की तरफ से दुनिया का रुझान कम होने लगा। जो नई नई फैक्ट्रीज थी आज भारत में लग रही हैं, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे भारत में वहां से उखड़ उखड़ के आ रही है। भारत ही नहीं और भी विकासशील देशों को इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो धारी तलवार है पूजा, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल 775 बिलियन डॉलर के थे, इस साल भी वो लगभग उतना ही रहने का अनुमान है, उसमें कोई ज्यादा विकास नहीं देखा जाएगा क्योंकि एक अंग्रेजी में शब्द होता है, आर्थिक रूप से हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हेडविंड्स। तो इस समय हमारे सामने ग्लोबल हेडविंड्स है, मतलब दुनिया का विकास भारत की विकास की रफ्तार जैसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट, अभी आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। बाकी यहाँ भारत को फायदा भी बहुत पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, भारत को आज एक शाइनिंग स्टार की तरह देखा जा रहा है, भारत को आज एक ब्राइट स्टार की तरह देखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस सब के होते भारत को फायदा हो रहा है और जैसे जैसे निवेश भारत में आ रहा है, भारत की न केवल जीडीपी बढ़ रही है बल्कि भारत की जो बुनियादी समस्याएं हैं पूजा, बेरोजगारी है, गरीबी है, 13.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए अभी पिछले 5 से 6 साल में। मैं समझता हूँ भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने ज्यादा मात्रा में लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। सर, एक विषय और है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने अभी रिपोर्ट का जिक्र किया, जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें एक चीज और मुझे समझ में आई, जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे एक चीज और समझ में आई कि किस तरीके से 1.8 की दर से कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। क्या ये गिरावट हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है? क्योंकि जब हम भारत का जिक्र करते हैं, भारत आज आईटी सेक्टर हो, खनन क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उस दिशा में अपने पैर रख रहा है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो भारत का मूल बिजनेस हमेशा से रहा है, एक्सपोर्ट हम जिस चीज में करते रहे हैं, वो कृषि रहा है। कृषि में गिरावट को हम कैसे देखें? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूजा आपसे सहमत हुए, चिंता का विषय है क्योंकि आज भी भारत की 60 से 70% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो ऐसे देश में जब कृषि की प्रोडक्टिविटी 1.8% से ही मात्र बढ़ती है तो यह अवश्य चिंता का विषय है। परंतु मुझे लग रहा है इसमें सुधार आएगा क्योंकि आपने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि खरीफ की फसल में इस बार देरी हुई है, मॉनसून भी बहुत अटपटे से रहे। तो पिछला जो पीरियड था मॉनसून वाला था, अब जैसे जैसे हम इस साल में आगे बढ़ेंगे मुझे लग रहा है कृषि क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी भी रफ्तार पकड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग शेयर बहुत उत्साह देने वाला रहा है। 13.9% से मैन्युफैक्चरिंग शेयर का भारत में बढ़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट को मैं मानता हूं। सर, जिस दौरान मैं और आप बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र को लेकर के, अभी देखिए पिछला साल जो बीता है, पिछला फाइनेंशियल ईयर 2023, उसमें गवर्नमेंट का फोकस मिलेट्स पर रहा। मेरे ख्याल से हम जिस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं उनकी चिंता का फोकस उस विषय पर रहा है, इसीलिए शिफ्टिंग की जा रही है, क्रॉप्स की शिफ्टिंग हो रही है और उसको ग्लोबल किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस एमएसपी का हम पूजा बार बार बात करते हैं और जिससे किसानों को शिकायत रहती है
कि हमको अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते। तो मैं समझता हूँ रबी और खरीफ से हटकर अगर हम कमर्शियल क्रॉप्स और मिलेट्स पर जाएं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और कमर्शियल क्रॉप्स का जाएं तो मुझे लग रहा है कृषि मंत्रालय की तरफ से पूजा, जहां तक मेरी जानकारी है, भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह हमारे किसान भाइयों को ये एजुकेट किया जाए, उनको तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप खाली रबी और खरीफ तक अपने आप को ना सीमित रखें, आप कमर्शियल क्रॉप्स और मिलेट क्रॉप्स पे जाएं। मुझे लगता है इसमें समय लगेगा पूजा, इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। तब तक के लिए जो भी कृषि की विकास दर है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर यह सच है पूजा कि भारत आज दुनिया की फूड बास्केट भी है और भारत में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है कोविड के समय से, और अभी आगे चलता रहेगा। ये इस बात का सूचक है कि कोई भी या खाद्य पदार्थ की कमी नहीं है। बिल्कुल सर, एक विषय और मैं समझना चाहूंगी। देखिए, हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक सकारात्मक बात का जिक्र यहाँ पर लाजमी भी है और जरूरी भी। अभी रिसेंटली मैं अयोध्या से आई हूँ, यूपी का जिक्र मैं कर लेती हूँ एक बार। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 500 किलोमीटर, जबकि नॉर्म्स नहीं कहते हैं, 500 किलोमीटर के अंदर 3 एयरपोर्ट, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिए गए और इस समय यूपी सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स का स्टेट बन चुका है। 9 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के अंदर हैं खाली। क्या अब ये समझा जाए कि जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा मंत्रालय, हम जब सरकार कह रहे हैं तो उसमें मैं मंत्रालय इंक्लूड कर रही हूं, मंत्रालय, वो क्या पर्टिकुलर स्टेट्स की जो क्षमता है उसको अब पहचान रहा है, उसको उस तरीके से बूस्टअप करने की और प्रेजेंट करने की, ग्लोबली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ पूजा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, पाकिस्तान से भी ज्यादा मात्र उत्तर प्रदेश की आबादी है। और उत्तर प्रदेश ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी उत्तर प्रदेश में है। भारत के ज्यादातर जो प्रधानमंत्री आए हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल के आए। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, तो उत्तर प्रदेश को तो नजरअंदाज कभी भी नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ जो इस सरकार का नारा था, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, कि हर व्यक्ति को हवाई जहाज पे उड़ाना है। हालांकि साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि हवाई जहाज की कंपनियां, एयरलाइन जो है, उनको अपने किराए नियंत्रण में रखने होंगे अगर वो चाहते हैं कि आम नागरिक इन एयरपोर्ट्स का फायदा उठा सके और आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। क्योंकि हाल में देखा गया पूजा के हवाई जहाज के किराए बहुत ज्यादा थे। मुझे लग रहा है इस पे भी मंत्रालय को अवश्य काम करना चाहिए। लेकिन सर, यहाँ पर आप हवाई जहाज का जो किराया है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र कर दूं कि फ्यूल चार्जेस जो हैं वो उन्होंने सरेंडर किए हैं। फ्यूल चार्जेस सरेंडर होने की वजह से अभी जो मौजूदा किराया है 2024 में, उसमें 1000 तक का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसको भी प्लीज आप दर्शकों को एक बार आप अपने लहजे में कन्वे कर दें। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अब आप देखिए क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है पूजा, ये सीधा क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस है। इस समय $80, 75 और $80 के बीच में क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही है। बहुत वॉलेटाइल रहता है, उछाल और गिराव उसमें आता रहता है। और अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इलेक्शन से पहले पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में और एटीएफ की, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको कहते हैं, उसमें कुछ कमी की जाए, अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय से स्पष्टीकरण आया कि अभी ऐसा कुछ चर्चा में नहीं है। पर यह सच है कि सरकार की तरफ बार बार लोग देखते हैं, खासकर महंगाई को देखते हुए पूजा, कि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है। सर देखिए, मैं वाइंड अप मोड में जा रही हूँ और जाने से पहले एक क्षेत्र अछूता रह गया, उसका भी आप जिक्र कर दें। खनन के क्षेत्र में अभी रिसेंटली लिथियम मिला है इंडिया के अंदर। खनन के क्षेत्र में जिस तरीके से हम बूस्टअप कर रहे हैं वो कितना ज्यादा उत्साहित करने वाला है? बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला है पूजा, क्योंकि लिथियम अगर भारत में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, हालांकि बहुत थोड़ा लिथियम मिला है, इतना नहीं मिला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी चाइना से ना मंगा के अपने यहाँ बना सके, अभी इतना नहीं है, पर एक शुरुआत हो चुकी है। तो खनन के क्षेत्र में भी भारत, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है पूजा स्पेस से लेके खनन तक जहां पर भारत इस समय उन्नति नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत वाइल्ड स्केल में तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश करी और हमारी भी कोशिश रही कि इंडिया कैसे चहुमुखी विकास कर रहा है और किस तरीके से आपके घर के बगल के उत्पाद को विदेशों तक उड़ाने की तैयारी है, पहुंचाने की तैयारी है, और आपको भी हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा कराने की तैयारी सरकार कर रही है। और ग्रोथ रेट भी देखिए इसी तरफ संकेत कर रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।